शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 37, चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। विचार, प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभामंडल बनाती है। सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। मैंने महान लीडर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि इसकी रोशनी से काफी ग्रह चमकते हैं जो दरबारियों की तरह इसके आसपास घूमते हैं। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सभी पर समान रूप से और न्यायपूर्ण ढंग से किरणें डालता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सबका भला करता है और सबको जीवन, खुशी और गतिविधि प्रदान करता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह अटल है और कभी बदलता नहीं है। शक्ति की कुंजी, अपनी पैरवी करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में जोखिम होता है। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं। लोग हमें मनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उनके कहे शब्दों पर विचार करते हैं और अंत में उनके अर्थ की विपरीत बात पर विश्वास करते हैं। यह हमारे दुष्ट स्वभाव का हिस्सा है। कई बार हमें किसी व्यक्ति के शब्दों से हमें चोट पहुंचती है जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ दृश्य शब्दों के जाल में शॉर्ट सर्किट कर देता है। इससे भावनात्मक शक्ति और तत्कालिकता उत्पन्न होती है जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होता है। संगीत की तरह ही यह भी तार्किक विचारों के ऊपर छलांग लगाता है। समझ लें, शब्दों के कारण आप रक्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ छवि खुद ब खुद जवाब देती है। यह सवालों को हताश करती है, सशक्त सहचर्य उत्पन्न करती है, अनचाही व्याख्या का विरोध करती है, तत्काल संप्रेषण करती है और ऐसे बंधन बांधती है जो सामाजिक भिन्नताओं से ऊपर होते हैं। शब्दों के तर्क और मतभेद उत्पन्न होते हैं। छवियां लोगों को एक सूत्र में जोड़ती हैं। छवियां शक्ति का मूल साधन है। प्रतीक में भी यही शक्ति होती है, चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्य चीज का शाब्दिक वर्णन हो, जैसे सूर्य राजा। प्रतीकात्मक वस्तु किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु की ओर इशारा करती है और भाववाचक अवधारणा पवित्रता, देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मक और सशक्त सहचार्यों से भरी होती है। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर के भाषण और धार्मिक प्रवचन भी उन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। ऐसी छवियां और प्रतीकों को खोजें जहां उनसे जुड़े जो इस तरह तत्काल प्रभावित करे। ऐसा करने पर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियां और प्रतीकों का ऐसा नया संयोग सबसे असरदार होता है जिससे इससे पहले एक साथ ही कभी न देखा गया हो, लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता हो। पुरानी छवियां और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियां व प्रतीकों की एक काव्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें सहभागिता का एहसास होता है। अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। 1648 में फ्रांसीसी सम्राट के खिलाफ विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल रेस्ड ने इस
अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बनाने का फैसला किया। जल्दी ही विद्रोह का नाम इसी बात पर पड़ गया। वे गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके लिए विद्रोह टाई फिश हो गया। हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक खोजें। भावनात्मक साहचर्य जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें भव्य तस्वीर का रूप देना है, ताकि लोगों में आश्चर्य मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे अप्रिय वास्तविकताओं को भूल जाएं। यह करना आसान है। लोग भव्य और जीवन से बड़ी चीजों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को उकसाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है। क्योटो में साकामोटो हेचिंगवान नाम का एक आदमी था। जब सम्राट हिदेयोशी ने 1588 के 10वें महीने में अपनी बैठक चाय पार्टी बुलाई तो हेचिंगवान ने 7 फुट ऊंची रस्सी पर 9 फुट की बड़ी लाल छतरी तान दी। उसने हैंडल की परिधि में 2 फुट तक सरकंडे की कतार एक तरह बांध दी, ताकि सूर्य की किरणें इससे परावर्तित हो जाए और छाते के रंग के चारों तरफ छितरा दे। यह देखकर हिदेयोशी इतना खुश हुआ कि उसने पुरस्कार में हेचिंगवान के सभी टैक्स माफ कर दिए। तस्वीर क्रॉस और सूर्य, सलीब और पूर्ण चमक दोनों को साथ रख दिया जाए तो एक नई सच्चाई पैदा हो जाती है और एक नई शक्ति का उदय होता है। प्रतीक किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ की राय, लोग हमेशा चीजों के सतही रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों को उत्साहों और तमाशों में व्यस्त रखना चाहिए। नियम 38, जैसा चाहें सोचें, व्यवहार सबके जैसा करें। विचार, अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों का प्रदर्शित करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हिकारत से देखेंगे। चूंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और असामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आप भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन की कद्र करेंगे। नागरिक और यात्री। नागरिक ने कहा, यात्री अपने चारों तरफ देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यात्री ने कहा, बिल्कुल नहीं। नागरिक ने कहा, शायद यह सबसे बड़ा बाजार तो नहीं है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। यह है बहुत अच्छा। यात्री ने कहा, तुम निश्चित रूप से गलत हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा या अच्छा बाजार कौन सा है। उस शहर के नागरिक ने उस अजनबी यात्री को शाम के धुंधलके में दफन कर दिया। अगर मैकियावेली का शिष्य कोई राजा होता तो उसने उसे करने के लिए पहली चीज यह दी होती कि यह मैकियावेली के सिद्धांत के खिलाफ कोई पुस्तक लिखे। शक्ति की कुंजी। हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं, क्योंकि पूर्णतः सच्ची अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से असंभव है। बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी तथा असुरक्षित लोगों को वह बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी न लग जाए। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह स्वाभाविक है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं और इस बारे में बहस करना बेकार है। हम उसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को असहनीय मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि आप ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं
उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक बल होता है। वे अपने सोचने की आदतों को दोबारा नहीं ढालना चाहते हैं और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे आप अपने तर्कों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दें या अपने व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, तो वे चिढ़ जाते हैं। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और पारंगत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को वह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मनचाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मनचाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद वे एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं, शायद अप्रत्यक्ष रूप से काम करके। यह कल्पना करने की मूर्खता न करें कि आज के समय में पुरानी परंपराएं खत्म हो चुकी है। उदाहरण के लिए, जोनास सॉक ने सोचा कि विज्ञान राजनीति और प्रोटोकॉल से आगे निकल चुकी है, इसलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे नियम तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले अपनी खोज जनता के सामने ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय ले लिया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वे स्टार बन गए। जनता उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर ही रहते थे। अपने समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा के कारण वे अलग थलग पड़ गए। उन्होंने इस दूरी को पाटने के लिए बरसों तक कोशिश की और धनराशि तथा सहयोग के लिए संघर्ष किया। शक्तिशाली लोग न सिर्फ जोनास सॉक जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि वे चालाक लोमड़ी का अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। जूलियस सीजर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने आम आदमी जैसे दिखने के लिए अपने स्वाभाविक सामंती स्वरूप को बदला। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी प्रतीकात्मक मुद्राओं में व्यक्त किया ताकि लोग देख सके कि उनके ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद वे आम जनता के जीवन मूल्यों पर चलते हैं। इस व्यवहार का तार्किक विस्तार यह है कि हर एक के सामने उस जैसे हो जाएं। यह योग्यता अमूल्य है। समाज में जाने पर अपने खुद के विचारों व जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ दें और उस पर उस नकाब को लगा लें जो उस समूह में लगाना सबसे उचित है। बिस्मार्क ने यह खेल बरसों तक खेला। उस समय ऐसे लोग थे जो अस्पष्ट रूप से उनके इरादे समझते थे, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं जानते थे। लोग आपका डाला दाना आसानी से निगल लेंगे। कारण यह है कि उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि आपके विचार भी उनके जैसे हैं। यह उन्हें अपनी चापलूसी लगेगी। अगर आप सावधान रहें तो वे अपनी पाखंडी नहीं चलेंगे, जब तक आप खुद ही उन्हें अपनी असली विचार नहीं बताएंगे, तब तक वे आप पर पाखंड का आरोप लगा भी कैसे सकते हैं। ना ही वे आपको जीवन मूल्यों से हीन मानेंगे। जाहिर है उनके साथ रहते समय आपके जीवन मूल्य भी उन्हीं जैसे दिखते हैं। तस्वीर काली भेड़। भेड़ों का झुंड काली भेड़ों को दूर रखता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड से पीछे रह जाती है या दूर चलती है, जहां भेड़िए इसे फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। झुंड के साथ रहे संख्या में शक्ति होती है। अपनी भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने उजागर ना करें। विशेषज्ञों की राय: कुत्तों को पवित्र चीजें ना दे, सुअरों की तरफ मोती ना उछाले, क्योंकि वे उन पर पैर रखकर उन्हें चूर चूर कर देंगे और आप पर हमला कर देंगे।